नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड मैटर्स के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रोफेशनलिज्म इन मेडिकल साइंसेज। इस विषय पे चर्चा करने से पहले इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में आपसे जो जानकारियां हैं वो साझा करते हैं। साथियों, जैसे जैसे मेडिकल चिकित्सा में चीज़ें बदल रही है, हमारा विज्ञान तरक्की कर रहा है, समाज के जो उम्मीदें हैं, समाज का हर एक तबका आज डॉक्टर समुदाय से उम्मीद करता है कि वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर करे। ऐसे स्थितियों में दुनिया भर में ये महसूस की गई कि जो मेडिकल साइंस है उसकी जो पढ़ाई होती है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। और सबसे पहले इस तरह के बदलाव की ज़रूरत अमेरिका में महसूस की गई और तकरीबन वहाँ पे आज से तकरीबन 20-22 साल पहले 1999 में सबसे पहले इस बात का अध्ययन किया गया कि मेडिकल की जो पढ़ाई है उसमें प्रोफेशनलिज्म की क्या अहमियत है। और उन्होंने काफ़ी गहन विचार विमर्श करने के साथ ही एक मेडिकल प्रोफेशनलिज्म को चिकित्सा के क्षेत्र में जब छात्र पढ़ाई करते हैं या जब आप पीजी कर रहे होते हैं तो प्रोफेशनलिज्म को एक आवश्यक स्किल करार दिया गया, जिसको कॉम्पिटेंसी आज के करिकुलम में हम लोग कहते हैं। और वहाँ से जो इस क्षेत्र में जो विकास हुए हैं, जो शोध हुए हैं, वो बताते हैं कि ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव था। और नित्य प्रतिदिन जैसे जैसे समय बदल रहे हैं, जो प्रोफेशनलिज्म की परिभाषा है, प्रोफेशनलिज्म की जो परिपाटी है, उसमें समय के साथ साथ बदलाव की जा रही है। अब आते हैं हमारे देश में। हम सबको पता है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उन्होंने जो नई एमबीबीएस की जो पाठ्यक्रम बनाई है उसमें भी पहली बार प्रोफेशनलिज्म को एक विषय का दर्जा दिया गया है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सभी मेडिकल छात्र या जो पीजी कर रहे हो या हम सब डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें ये इस बात की समझ की बहुत दरकार है कि मेडिकल प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म में क्या फ़र्क है। जो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे उसमें बेसिकली हम लोग इसको 3 अलग अलग भागों में चर्चा करेंगे। आज हमारा पहला भाग होगा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मेडिकल प्रोफेशनलिज्म क्या है। दूसरे भाग में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जिसको कहते हैं, कि कौन कौन से व्यवहार ऐसे आते हैं जिसको हम लोग अनप्रोफेशनल बिहेवियर के दर्जे में रखते हैं। और तीसरा जो भाग होगा हमारा वो ये होगा कि चूंकि ये नया विषय है तो कैसे हम अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को या अपने डॉक्टर्स को भी इस विषय की जानकारी कैसे दे सकते हैं, कैसे पढ़ाया जा सकता है और क्या क्या चुनौतियां हैं, वो हम तीसरे भाग में चर्चा करेंगे। आते हैं भाग 1 पे जो आज का हमारा एपिसोड का हिस्सा है। साथियों, जब हम मेडिकल प्रोफेशन की बात कहते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी विधा है, हमारी विधा जो है ये एक बहुत ही शक्तिशाली विधा है। आम आदमी जब भी किसी पीड़ा में होता है, चाहे वो कैसी भी पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, तो वो हमेशा ही ऐसे लोगों के पास जाता है मदद के लिए जिसको इस पीड़ा को हरने की विधा हो। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। जब से सिविलाइजेशन है, जब से समाज है, तब से लोगों की तकलीफ़ें हैं। और तब से हमेशा हर एक समाज काल में आप अलग अलग मेडिकल के जो बुक्स हैं पुराने देखते होंगे कि बहुत लोगों को बहुत अच्छी जानकारी होती थी उस समय के हिसाब से कि कैसे तकलीफ़ों को कम किया जाए। तो ये जो समाज है, आम आदमी का जो समूह है, वो अक्सर जो होता है, जो इस विधा के निपुण लोग होते हैं, जिनको ये शक्तियाँ होती हैं कि उनकी कठिनाइयों को कम कर सके, उनके साथ एक हमारा पेशा है, जो डॉक्टरी पेशा है, इसका एक अघोषित कॉन्ट्रैक्ट है। आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं लिखित होते हैं, ये लिखित नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ये है कि समाज जो हमारी विधा के लोगों से ये उम्मीद रखती है कि वो उनके तकलीफ़ों के निवारण में अपनी पूरी जितनी उनकी जानकारी है वो अपनी पूरी समझ लगाएंगे
बिना किसी तरह के मोटिव के, बिना किसी गलत मंशा के। और इसके बदले में समाज हमें क्या शक्ति देती है? इसके बदले में समाज हमें शक्ति देती है कि अपनी प्रोफेशन को सेल्फ रेगुलेट करने का मतलब, सेल्फ रेगुलेट करने का मतलब है कि हम कैसे आगे बढ़ें, हमारा कैसा नज़रिया हो, हमारी पढ़ाई कैसे हो। तो ये जो समाज ने हमें ताकत दी है। बाकी जो विधा है, जैसे व्यापारी वर्ग को कोई ताकत नहीं है, वो कैसे रेगुलेट करें, उनका रेगुलेशन सरकारें करती हैं। लेकिन ये जो विधा है, मेडिकल प्रोफेशन है, इसमें जो एक अघोषित समझौता हमारा और समाज के बीच है कि हम मरीजों के लिए अपना जो बन सकता है बेस्ट दें, और उसके एवज में समाज ने हमें शक्तियाँ दी हैं। उदाहरण के तौर पर जब मरीज आता है आपके पास और मरीज को आप बोलते हो कि अपना हाथ दिखाओ, तो बिना किसी हिचक के वो अपना हाथ आपको दे देता है कि आप उसका पल्स मेजर करेंगे। आप कहते हो पीछे मुड़ो, आपको आपके चेस्ट को देखना है, आपके सांस को देखना है, वो बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देता है। मतलब उसे इस बात का पूरा भरोसा है कि वो जो अपने अंग को, अपने शरीर को आपके सामने दे रहा है जांच करने के लिए, आप इसका पूरा जो उपयोग है उसकी तकलीफ को हरने में करेंगे और इसका कोई भी गलत उपयोग नहीं करेंगे। ये अघोषित समझौता है। जैसा कि मैंने कहा कि समय बदला और इस बात की जरूरत महसूस की जाने लगी कि ये जो अघोषित समझौता है, कैसे हम इसको घोषित समझौतों में बदलें, ताकि जो डॉक्टर्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को समझें कि ये जो शर्तें हैं वो क्या क्या है। क्योंकि जो 99 के पहले जो अमेरिका में होता था वो अप्रेंटिसशिप मॉडल था। मतलब आपके सीनियर डॉक्टर्स जिस तरह से व्यवहार करते हैं अपने मरीजों के साथ, आप उनके साथ क्लिनिक्स में बैठते थे, उनके व्यवहार को देख के उनको मॉडल करके आप एक अपना व्यवहार बनाते थे। और फिर चूंकि सेल्फ रेगुलेशन था, तो जहाँ गलतियाँ होती थी वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स वो वहाँ पे उनको करेक्ट करते थे, चूँकि हमारा ये प्रोफेशनलिज्म का एक हिस्सा था। लेकिन जब इसको एक विषय का दर्जा दिया गया, तो ये देखा गया कि प्रोफेशनलिज्म के कई महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेशनलिज्म जो वर्ड है वो बना कहाँ से। इसकी जो उत्पत्ति हुई वो प्रोफेशन से हुआ है। जैसे मेडिकल प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि एक मेडिकल प्रोफेशन होने के लिए आप एक पढ़ाई करते हैं। जैसे आप मेडिकल के अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के उपरांत ही आप मरीज भी देखते हैं, और मरीज देखने के उपरांत साथ साथ आप कुछ स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी को पेशाब नहीं आ रहा है तो आप फोलिज कैथेटर लगाने के स्किल एक्वायर कर लेते हैं। किसी को अगर फ्लूइड देना हो और भी नसेज नहीं मिल रही हैं तो आप आईवी लाइन कैसे लगाया जाए। अलग अलग तरह के सर्जन जो हैं सर्जरी करने के स्किल एक्वायर कर लेते हैं। एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स बेहोश करने की स्किल एक्वायर कर लेते हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो है सीटी स्कैन एमआरआई को पढ़ने की स्किल एक्वायर कर लेते हैं। तो ये जो स्किल हम एक्वायर करते हैं, ये बेसिकली हमारा नॉलेज और टेक्निकल स्किल है। तो इसको हम लोग प्रोफेशन का हिस्सा, ये साइंटिफिक एस्पेक्ट हुआ। लेकिन जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, तो ये है कि ये स्किल के साथ साथ आप में कुछ ऐसे व्यवहारिक गुण होने चाहिए जो आपके स्किल को और निखारे, और वो मरीज के हितों के अनुरूप। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक मरीज है, फर्ज करिए एक डायबिटीज़ का मरीज है, वो आपके पास आता है। आपने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली है और आपको पता है कि डायबिटीज़ का इलाज कैसे किया जाता है। मरीज आता है, आप हिस्ट्री लेते हो, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप पकड़ समझते हो कि इसको डायबिटीज़ है, तो आपके पास कई विकल्प होते हैं कि ये दवाई दें, वो दवाई दें, वो दवाई दें, वो दवाई दें। अब आप इन विकल्पों का चयन कैसे करते हो सकता है कि आपकी किताब में ये लिखी हो कि ये मरीज जो थोड़ा मोटा भी है, थोड़ा डायबिटिक भी है, अगर इसको एक नई दवा दे दें जिससे थोड़ा वजन भी कम होता है और डायबिटीज़ भी कम होता है, तो आप उसका चयन कर सकें। लेकिन अगर आप मरीज के परिप्रेक्ष्य में जब चीज़ों को देखेंगे, तो आप पाते हैं कि ये जो दवा की जो मैं सोच रहा हूँ, जो हमारा नॉलेज बताता है, ये महंगी है। और जब मरीज से पूछता हूँ कि क्या महीने का इतना खर्च आप इस दवा पे कर लोगे, तो वो तो कहता है कि साहब मैं तो एक लेबरर हूँ, मुझसे इतना नहीं हो पाएगा। तब फिर आप ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं इस नई दवा को न देकर एक सस्ती दवा दूं जो पुरानी है, और इसके वजन जो कम करने की जो वो दवा बताती है नई दवा,
उसके एवज में अब अगर हम इसको ही समझा दें कि कैसे आप खुद के मेहनत से खान पान पे नियंत्रण करके आप वजन को कम कर सकते हो, तो कैसे मरीज का भला हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसका बस एक ही मकसद है कि जब आप एक ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान का मरीज के अनुकूल कैसे उपयोग करते हैं, वही प्रोफेशनलिज्म है। और इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे इस उदाहरण में कि यहाँ पे कई चीजें इन्वॉल्व है, जैसे कि मरीज से संवाद करना। आप संवाद करने के लिए सबसे पहले आप जब हिस्ट्री लेते हैं तो आप पूछते हैं कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितनी आमदनी है, जो एक बेसिक हिस्ट्री टेकिंग की बुनियाद है, सोशियो डेमोग्राफिक्स जहाँ कहते हैं। तो जैसे ही आपने हिस्ट्री लिया आपको पता चल गया कि मरीज संभवतः एक निम्न सामाजिक तबके से आता है। उसके बाद जब आप जांच करते हैं और जब दवाई लिखने जाते हैं तो फिर आप उसके प्रेफरेंस को उससे पूछते हैं, मतलब आपने संवाद की, आपने मरीज के सामाजिक स्थिति का भी ख्याल रखा और फिर आपने उसके आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखा और फिर संवाद किया। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म की पूरी जो कवायद है बेसिकली इसीलिए बनाई गई है कि कैसे आप अपने ज्ञान को, किताबी ज्ञान को या आपने जो साइंटिफिक ज्ञान किया है उसको कैसे मरीज जो आपके सामने बैठा हुआ उसके हित के लिए आप उसका इस्तेमाल कैसे करें। जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि एक प्रोफेशन के लोग एक दूसरे से एक जुड़े होते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ और हमारे सीनियर्स डॉक्टर हैं, हमारे जूनियर्स डॉक्टर हैं, तो हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं? एक कोड ऑफ एथिक्स है। जब आप पास करते हैं तो आपको एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है, क्योंकि जो उम्मीद है कि ये जो एथिक्स है वो ताकि आपको अनप्रोफेशनल बिहेवियर के तरफ भटकने से बचाने के लिए बनाया गया है। तो एक साझा एक संकल्प है कि हम सभी एक एथिकल कोड के तहत ही काम करेंगे। दूसरा जो है, जैसा मैंने कहा कि जो प्रोफेशनलिज्म की एक परिभाषा है, हमारा सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है कि मरीज के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे हम समाज का भला कर सकते हैं अपनी अपनी विधा में। और एक तीसरी जो चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा, सेल्फ रेगुलेशन का, कि जैसे मान लीजिए कि हमें अपनी विधा को रेगुलेट करना और किसी डॉक्टर से कुछ गलतियां हो गई तो मेडिकल बोर्ड्स हैं जिससे हम लोग, जैसे बिहार में बोलते हैं बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन, दिल्ली में बोलते हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल। तो ये जो काउंसिल्स होते हैं इनमें सरकारों का नियंत्रण नहीं होता, ये हमारे डॉक्टर्स की ही लोग होते हैं, हम ही लोग चुनते हैं और वही लोग निर्णय लेते हैं कि अगर किसी डॉक्टर्स के खिलाफ कोई शिकायत पाई जाती है जो आम जनता कर सकती है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, कैसे उनको बताया जाए कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। इसके अलावा जो हमारी विधा है वो सेल्फ नियंत्रण के कई और तरीके इसका इस्तेमाल करती है। जैसे कि जहाँ आप अस्पताल में काम करते हो तो बहुत सारे अच्छे अच्छे अस्पतालों में एक मेडिकल बोर्ड्स होती है जो अगर कुछ गलतियां होती हैं तो ऑडिट करके उस गलतियों में कहाँ खामियां आई, कैसे उस खामियों को हम आगे ना होने दें, उस पर एक तरीके होते हैं। कई बार पीयर रिव्यूज़ भी होते हैं। आप जाते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं कोई केस को कॉन्फ्रेंस वगैरह में और आपके साथी उस पर सवाल पूछते हैं, फिर आपको फीडबैक देते हैं, आपके सीनियर्स फीडबैक देते हैं। तो कई तरह के हम लोगों ने चैनल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे हम अपने आप को रेगुलेट कर सकें। तो ये तो बात आ गई कि प्रोफेशन जो है वो केवल आपका ज्ञान नहीं है, आपका विषय का ज्ञान नहीं है, ये मरीज के हित में आप अपने विषय के ज्ञान को कैसे अप्लाई करते हैं ये उस पे है। अब आते हैं कि इसके कोर वैल्यूज क्या है। जो फंडामेंटल्स हैं प्रोफेशनलिज्म के वो 3 तत्व हैं। जो सबसे पहला जो चीज़ है वो कहते हैं प्राइमेसी ऑफ पेशेंट्स वेलफेयर, मतलब मरीज का जो हित है वो सर्वोच्च होना चाहिए। और इसके क्या महत्व, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? इसके अंदर ये चीज़ आती है जिसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर को हमेशा परोपकार की बात सोचनी चाहिए, अपना हित नहीं सोचना चाहिए, हमेशा कैसे हम दूसरों का भला कर सकते हैं, एक ये जरूरी है। दूसरा, जब हम इस प्रिंसिपल पे आते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रस्ट, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पूरी की पूरी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मरीज से और समाज से वो एक विश्वास पे टिका हुआ है। तो ये विश्वास हम मरीज का खोने न दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है कि पेशेंट्स वेलफेयर, कि कैसे हम अपने ज्ञान का उपयोग मरीज की भलाई में करें। और ये तीनों महत्वपूर्ण एलिमेंट क्यों हैं? क्योंकि हम अक्सर जो बाजार के ताकतें हैं
व्यावसायिक ताकतें हैं वो अक्सर आपका ध्यान मरीज के वेलफेयर से भटकाती है। कैसे मरीज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर ले, मार्केट फोर्सेस हमेशा लगी हुई हैं। तो ये जो बना हुआ है, ये बहुत जरूरी तत्व बनाए गए हैं कि कैसे हम अपने प्रोफेशन को भटकने ना दें। एक और जो महत्वपूर्ण तत्व इसमें देखने को आता है वह कि कई बार जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो होती हैं, प्रशासनिक जो मजबूरियां होती हैं, वो भी कई बार हमें भटकाती है। क्या करें, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन जब आप पेशेंट की भलाई की बात सोचते हैं तो इन चीज़ों से खुद को बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है। जो दूसरा मौलिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रोफेशनलिज्म का, वो है ऑटोनॉमी। साथियों, हमारे देश में ऑटोनॉमी पे बहुत कम बात होती है ज़्यादातर जगहों पे, लेकिन ऑटोनॉमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है प्रोफेशनलिज्म का। और ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि कैसे हम मरीज के साथ ईमानदारी बरतते हुए, ईमानदारी का मतलब है कि जो चीज़ें हैं उसको हम छिपाए नहीं, उसको मरीज को सभी चीज़ें, जो किसी भी चीज़ को हम कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, बताने के साथ ही मरीज को शिक्षित करें कि वो आगे चलकर अपना निर्णय स्वेच्छा से ले सके। उसको एम्पावर करने की बात होती है ऑटोनॉमी में। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है एक मेडिकल प्रोफेशनल का। और जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है उसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि आमतौर पर हम लोग मरीज से 1 to 1 बात करते हैं, इस मरीज के लिए क्या भला है, क्या बुरा है। फर्ज करिए कि आप किसी सरकारी संस्थान में काम करते हैं जहाँ पे टैक्स पेयर्स के पैसे लगे हुए हैं और आपको दवाइयाँ मंगवानी है मरीजों के लिए और आपके पास सीमित मात्रा में पैसे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या सस्ती दवाइयाँ मंगाएंगे जिससे ज़्यादा लोगों को हम भला कर सके, या आप महंगी दवाई मंगाएंगे जो कुछ ही लोगों पे फायदा कर सके? यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्लिक्ट वाला निर्णय होता है। तो ये जो प्रिंसिपल कहती है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचा सके अपने निर्णयों के द्वारा। हालांकि बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने में काफ़ी उपापभोग की स्थिति मानते हैं, क्योंकि उनके लिए जो सामने मरीज बैठा हुआ है वो महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, जब ये बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि कुछ चीज़ें जो प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल को करनी चाहिए, वो है आपका मरीजों का हमेशा हित होना चाहिए, मरीजों की स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए, और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला कर सके, ये प्राइमरी चीज़ है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि जो प्रोफेशनलिज्म की पढ़ाई है वो क्यों होनी चाहिए? अभी तक तो नहीं होता आया है। तो जो हमारी सरकारें हैं, पहले तो वो ये कहती है कि इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि दुनिया भर में चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव हुए हैं और दुनिया भर में जितने भी नामी गिरामी देश हैं वो इसको पढ़ा रही हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो हम भी पढ़ाएंगे। तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। अमेरिका में जो शोध हुए हैं वो ये बताते हैं कि जो मेडिकल छात्र अपने MBBS की पढ़ाई के दरमियान जिनका व्यवहार अनप्रोफेशनल रहा, मतलब वो कभी समय पे नहीं आए, वो हमेशा मरीजों से उलझते रहे, उनके प्रति मरीजों की शिकायतें आई, उनके प्रति उनके कोलीग्स की शिकायतें थी, नर्सेज की शिकायतें थी, ऐसे डॉक्टर्स जब पास करके प्रैक्टिस में गए तो उनके खिलाफ वहाँ के मेडिकल बोर्ड की जो शिकायतें थी उनके बनिस्बत जो वैसे बच्चे जिनके खिलाफ शिकायतें नहीं थी कई गुना ज़्यादा थी। तो ये देखा गया कि जो आपका व्यवहार है मरीजों के प्रति, अपने कोलीग्स के प्रति, अपने सपोर्ट स्टाफ के प्रति, वो जो शुरुआत के दिनों में जैसा रहता है उसके आगे भी वैसे ही बने रहने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके अपने प्रोफेशन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये सोचा गया कि क्यों ना शुरू से ही हम प्रोफेशनलिज्म की पढ़ाई शुरू करें, ताकि हमारे डॉक्टर्स इन चीज़ों को पास करने के बाद ना सीखें, बल्कि ये उनके जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। ये प्रोफेशनल बिहेवियर पढ़ाने की चीज़ से ज़्यादा उसको करने की, वो आपकी आदत में शामिल हो जाए, इसकी कोशिश की गई। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोफेशनलिज्म के बारे में, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए, डॉक्टर की जो विशेषज्ञता है वो एक शक्ति है। आपके पास शक्ति है कि लोगों के दुखों को हरने की, और जब शक्ति आपके पास आती है तो आपके साथ अगर शक्ति के साथ आपके पास जिम्मेवारी का एहसास नहीं हो
तो आपके भटकने के, आपके अहंकारी होने का, आपके आपके सामने बैठे मरीजों को आप बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास शक्ति है, एक पावर बैलेंस नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म एक हमें हमेशा अपनी जिम्मेवारियों का एहसास कराता रहता है, इसलिए भी प्रोफेशनलिज्म की जो समझ है वो बहुत ज़रूरी है। हर एक पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पीजी डॉक्टर हो, चाहे हम प्रैक्टिशनर्स हो, हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आज हमारी इस एपिसोड की कोशिश रही है कि प्रोफेशनलिज्म के बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा बताने की। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे व्यवहार होते हैं जिसे हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में रखते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल माइंड मैटर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है तो लाइक बटन दबाएं, और आप अपने कमेंट अगर हमें लिख के भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, ताकि उसी कमेंट्स के आधार पर हम अपने एपिसोड्स को, अपने कंटेंट्स को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकेंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार।